हेलो नमस्कार। आज का आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 8 का लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे, ध्वनि। इसमें हम 13.8 ध्वनि प्रदूषण पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 166 पर है। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि प्रदूषण। देखिए, ध्वनि जो साउंड होती है उसका दूषित होना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। आप वायु प्रदूषण के बारे में बहुत जानते हैं। वायु में अवांछित जो गैसें हैं या कण जो उसमें अगर मिक्स हो जाएं, कण उपस्थित होते हैं, तो वो उससे वायु प्रदूषण होता है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक अवांछनीय ध्वनियाँ ध्वनि को प्रदूषित करती हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? वायु प्रदूषण किसे कह सकते हैं? वायु में अवांछित गैसों और कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अवांछित ध्वनियाँ क्या होती है? जो जिन्हें हम चाहते नहीं, जो हमें अच्छी नहीं लगती, वो वाली ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण करती हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? मतलब ध्वनि प्रदूषण किस किस चीज़ से होता है, ये उसके क्या क्या स्रोत हैं, तो उनकी सूची बना सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण है वाहनों की ध्वनियाँ। एक तो गाड़ियों की ध्वनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। विस्फोट जैसे पटाखे वगैरह, इनका फटने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। मशीनें चलने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकर से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। डीजे वगैरह बजते हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है। इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ ऐसे जो बहुत ज़्यादा लाउड चला रखे हैं, या फैक्ट्रीज वगैरह की जो आवाज़ें आती हैं, ये उन सबसे ध्वनि प्रदूषण होता है। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण जैसे बर्तन वगैरह अगर गिर जाए तो भी बहुत सी ऐसी अवांछित ध्वनि उत्पन्न होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती। कूलर और एसी जो हैं, ये भी सभी ध्वनि प्रदूषण करते हैं। ये भी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। और ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियां हैं, मतलब हम ध्वनि प्रदूषण हमें क्या हानियां पहुंचाती हैं, ये हम पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? मैंने पहली वीडियो में बताया था कि शोर से कौन कौन सी समस्याएं हो जाती हैं। देखिए, अनिद्रा, ज़्यादा अगर शोर मच रहा हो तो हमें नींद भी नहीं आती है, और हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है हमें, और चिंता भी हो जाती है, और अन्य बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो जाते हैं। सिर में दर्द हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है, गुस्सा करते हैं हम, तो ये सभी ध्वनि प्रदूषण से होता है। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता भी अस्थायी रूप से कम हो जाती है। मतलब अगर लगातार हम तेज ध्वनि के प्रभाव में रहेंगे, कुछ ऐसी जगह पे हम काम करेंगे जहाँ पर तेज ध्वनियाँ आती हैं, और वहाँ पे जैसे मान लो रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन की गाड़ियों की आवाज़ आती है, या फिर बस स्टैंड के पास गाड़ी वाड़ियों की आवाज़ आती रहती हैं, तो ऐसी जगह पर अगर हम काम करेंगे, या खानों में काम करेंगे, या फिर कहीं फैक्ट्रीज में ऐसे जगह काम करेंगे जहाँ पे जो कलपुर्जे हैं या मशीनें, उनकी आवाज़ तेज़ आती रहेंगी, तो हमारी जो सुनने की क्षमता वो ख़त्म भी हो सकती है। मतलब हमें सुनाई देना बिल्कुल बंद भी हो सकता है, या फिर हमें सुनाई देना कम हो सकता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण की हानियां हैं। अब हम आते हैं ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। अब हम ध्वनि प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। देखिए, जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है, तो उनका कम यूज करना चाहिए। अब ये कैसे किया जा सकता है, ये बताया है। इसमें वायुयानक जो इंजन है उनको यातायात के साधनों और औद्योगिक मशीनें और घरेलू उपकरणों में रवशामक युक्तियाँ मतलब आपने खूब सुना है, वैसे पता भी है, साइलेंसर को हिंदी में बोलते हैं रवशामक युक्तियाँ। तो साइलेंसर लगाने चाहिए उसमें, ताकि तेज आवाज़ ना आए। हम देखा है कई बार गाड़ी का साइलेंसर खराब हो जाता है तो आवाज़ें, अवांछित आवाज़ें आती हैं और ध्वनि प्रदूषण होता है। अब यह है आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी ध्वनियाँ, जो अवांछित ध्वनियाँ उत्पन्न होती रहती हैं और ध्वनि प्रदूषण होता है। तो उस क्षेत्र को बोलते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं उसको बोलते हैं आवासीय क्षेत्र। अब आवासीय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, ये पढ़ते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। मतलब ऐसे कुछ एक्टिविटीज होती हो जिससे ध्वनि प्रदूषण हो, तो ऐसी क्रियाकलापों को जहाँ पे जो आवासीय क्षेत्र है, जहाँ पे लोग रहते हैं, उनसे दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को, उद्योग मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, जो जिनसे बहुत सारी ध्वनि उत्पन्न होती है, उनको भी आवासीय क्षेत्रों से दूर लगाना चाहिए, दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। जो हम गाड़ी वगैरह जो चलाते हैं,
उनके हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। कई बार तो ऐसे ही बिना बात कही हॉर्न बजाते रहते हैं, तो उनको कम से कम उपयोग करना चाहिए। टेलीविजन और संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। जैसे टीवी की आवाज़ कम रखनी चाहिए, और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर जो कुछ भी म्यूजिक वगैरह हम बजाते हैं तो उनकी ध्वनि है उसकी प्रबलता कम रखनी चाहिए। मतलब धीरे, लाउडनेस इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनको धीरे बजाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों और भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक न पहुंचे, उनसे टकरा के ध्वनि वहीं पर रह जाए, हमारे घरों तक न पहुंचे। इसलिए जो सड़कें हैं उनके आसपास पेड़ लगाने चाहिए। अब श्रवण क्षति क्या होती है? श्रवण क्षति होती है जो सुनना बंद हो जाना, वो श्रवण क्षति होती है। पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि विरले ही होते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें जो सुन नहीं पाते। विरले का मतलब कोई एक आधा ही, प्राय जन्म से ही होती है। मतलब जन्म से ही ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, या फिर कोई एक आधा ही होता है जिसको जन्म से ही सुनाई नहीं देता। आंशिक अस्वस्थता डिसेबिलिटी सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण हो जाती है। लेकिन अगर सुनना बंद हो जाता है अचानक किसी को, तो वो किसी बीमारी या चोट के कारण हो जाती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों को बोलते हैं कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चे। ऐसे बच्चों को बोलते हैं जिनको ज़्यादा तेज बोलते हैं हम तब सुनाई देता है, मतलब कठिनता से सुनाई दे। ऐसे बच्चे इंगित भाषा या सांकेतिक भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, एक उनकी अलग से भाषा आती है जो सिंबल्स या संकेत से वो सीख सकते हैं। जैसे मान लो कैंची का प्रयोग करना हो तो कैंची की तरह से उंगलियों को यूँ बताएंगे, जैसे कैंची होती है उसकी तरह से उंगलियों को करके बताते हैं कि मुझे कैंची चाहिए। तो इस टाइप से ये सांकेतिक भाषा होती है, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण शक्ति के परिणामस्वरूप विकसित होती है। जब कुछ सुनेगा तभी तो कुछ बोलेगा। तो इसलिए अगर कोई सुनने में बच्चा, किसी को क्षति है, किसी को हानि है, मतलब कोई सुन नहीं सकता, तो फिर वो बोल भी नहीं पाएगा। तो इसलिए यह वाक शक्ति के लिए भी दोषपूर्ण हो सकती है। श्रवण शक्ति जो होती है, सुनने की शक्ति जो है होती है, वो बोलने में भी उससे कठिनाई आ सकती है, क्योंकि जब सुनाई देगी तभी बोल सकते हैं हम। औद्योगिक या प्रौद्योगिक युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन में गुणता में सुधार को संभव बना दिया है। इन्होंने क्या है, मशीनों से या इनसे फैक्ट्रीज वगैरह से हम, मतलब ऐसी मशीनें बन गई है जो कानों में लगा लेते हैं। जिनको सुनाई नहीं देता तो वो कानों में लगा लेते हैं, जैसे हम मोबाइल का हेडफोन वगैरह लगाते हैं, उस टाइप से होती है वो मशीन, और उससे फिर सुनाई दे सकता है आराम से। वो क्या करता है, जो हम जो बोलते हैं, जो भाषा, जो बाहर से ध्वनियाँ कानों में आती है, तो उसकी प्रबलता को तेज कर देते हैं, उससे सुनाई दे जाता है जिसको सुनाई नहीं देता उसको। तो श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। तो यहाँ तक का चैप्टर खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।